नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कुछ खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनमें रूस की तरह ईरान इजराइल के वॉर की अपडेट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आज वो थोड़ा पीछे जाएगी। एक और बड़ी जो योगी की कवायद जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी, यानी नदियों को एक शहर में एक नदी को पुनर्जीवित करने की जो एक उन्होंने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात की थी, उसमें अयोध्या में तिलौत की गंगा जो बहुत ही पौराणिक तौर पर भी और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के तौर पर भी बहुत ही अहम नदी है, जो अब खो चुकी थी अपनी धारा, अब उसके पुनर्जीवन का एक प्रोसेस शुरू है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही बातचीत करेंगे हम एक इस तरह की घटना की जो कि हमेशा जब पैलेस्टाइन इजराइल का वॉर हो या अरब इजराइल का वॉर हो, तब कुछ लोग सड़कों पर निकल आते हैं। आखिर उनके इस विरोध का अर्थ क्या होता है और वो इस विरोध में जिन नारों का इस्तेमाल करते हैं उन पर अलग अलग क्या करते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं जयराम रमेश के उस हमले से जो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह उस पद के लिए कलंक हैं जो कभी सरदार पटेल जैसे व्यक्ति के पास हुआ करता था। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकियों को जो है दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में जो विफलता दिखाई है, जो पुंछ दिसंबर 2023, गंगनीर और गुलमर्ग अक्टूबर 2024 के हमलों से भी जुड़े बताए जाते हैं। वो इसी तरह मणिपुर में शांति बहाल करने में उनका रिकॉर्ड अत्यंत दयनीय है, वहाँ शांति की एक झलक भी नहीं दिखती है। उन्होंने एक चीज़ सिर्फ अपनी सफलता से की है, वो अपने बेटे को गारंटी शुदा रोजगार देना। अब वह भाषाओं पर अतार्किक बयान देते हैं, जबकि करोड़ों लोग अंग्रेजी के अलावा कई भाषाएं जानते हैं। वह सरदार पटेल की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आप अगर गौर करेंगे कि आखिर जयराम रमेश के इस हमले का अभी क्या मतलब है, इसके कई सारी चीज़ें हैं। चुनाव तो ज़रूर है, सबसे पहले तो जो बिहार का चुनाव है उसके लिए आपको एक नैरेटिव सेट करना है। भले ही कांग्रेस उस चुनाव में महज आरजेडी के एक पुछल्ले की तरह वहाँ होगी, क्योंकि उसके पास बहुत ताकत वहाँ नहीं होगी, बहुत सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन देश का जो नैरेटिव होता है, उसका राज्यों में जो असर होता है, उसको नापने के लिए कांग्रेस अपने आप को यहाँ केंद्र में तैयार कर रही है। जिस तरह से जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है, दरअसल कांग्रेस की जो रणनीति नैरेटिव बिल्डिंग की होती है वो 2014 से अगर हम लोग गौर करते हैं तो वो मोदी शाह की जोड़ी को, जो जोड़ी अभी तक अविजित चल रही है, 2014 से अब फिर तीसरी बार सत्ता में है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी की वोट खींचने की शक्ति है। तो जो जिनमें जिनको गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको रणनीतिकार कहा जाता है। बहुत सारे पत्रकार तो उनको चाणक्य तक बोलते हैं, लेकिन एक बेहतर रणनीतिकार है, इस पे बहुत सारे उनके रिजल्ट से ये साबित हो जाता है। उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को चाहिएगा। तो उस पर हमला इस वक्त क्यों किया जा रहा है? देखिए, अभी मणिपुर के अंदर कुकी और मैतई के बीच एक आवागमन के समझौता होने की बातचीत आ रही है। उसमें यह है कि शायद वो फ्री आवागमन शुरू हो जाएगा, जो कि 2023 में अमित शाह जब उसके दौरे पर गए थे, तब से अब तक जो एक बड़े घटनाक्रम अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको एक उसमें पिरोते हैं तो वो हिंसा थम गई थी, अलग अलग जगह पर हिंसा रुक गई थी, लेकिन जिस तरह का एक राज्य के अंदर फ्री मूवमेंट होता है वो नहीं था। कुकी मैतई के इलाके में नहीं जा सकते थे और मैतई कुकियों के उस इलाके में नहीं जाते थे जो इम्फाल के चारों तरफ के इलाके में हैं। यानी एक तरह से दोनों के बीच का रास्ता, जैसे आपको अगर इम्फाल से फ्लाइट लेनी हो तो फिर आप किस तरह से किस रास्ते को वो लेंगे, अगर आप कुकी हैं तो उसके लिए तो आपको किसी दूसरे राज्य से जाकर उस फ्लाइट को लेना होगा, जैसे मिजोरम की तरफ जाएं या आसाम की तरफ जाने की कोशिश करें। और अगर इम्फाल के किसी आदमी यानी मैतेई को अगर पहाड़ों के किसी उसमें जाना है या किसी दूसरे जिले में जाना है तो उनको वो बहुत ही उनके लिए असंभव सी बातचीत थी। तो वो उस पर एक बड़ा सरकार जल्द ही करने वाली है, उसमें एक बड़ी सफलता सरकार को मिली थी। लेकिन ऐसे वक्त में अगर हम इस हमले को होते हुए देख रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पहलगाम के हमले को जोड़ा, क्योंकि पहलगाम के हमले के बाद
इस देश का पाकिस्तान के साथ वॉर शुरू हुआ। उसमें कांग्रेस ने भारत ने जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान के एयरफील्ड को तबाह किया, जिस तरह से उस एक तरह से पाकिस्तान को पंगु बना दिया था, और एक बड़े ही जो अब तक रहस्यों में घिरा हुआ घटनाक्रम है वो ये कि एक युद्ध विराम या अंडरस्टैंडिंग जिसको भारत सरकार ने कहा था उस पर सहमत हुआ था। तो तब से अब तक अगर आप गौर करेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस के पास उस समय शुरुआत में उसने जिस तरह समर्थन किया, क्योंकि पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, एक स्वर में बोल रहा था, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, विपक्ष हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो किसी भी राज्य से। जिस तरह से कश्मीर से ये आवाज़ शुरू हुई थी कि पाकिस्तान को दंडित किया जाना है इस बार, और इस बार उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि वो बार बार भारत को अपने आतंकियों की शिकारगाह नहीं बना सकता है। तो उस वक्त आपने देखा होगा कांग्रेस की शुरुआती जो रणनीति थी वो उस समय विरोध ना करने की थी, लेकिन जैसे ही युद्ध के बाद कांग्रेस को मौका मिला उस युद्ध विराम के बाद, तो फिर वो उन असहज सवालों तक पहुंच गई जो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनने लगे, यानी पाकिस्तान को अपना नैरेटिव सेट करने में उन सवालों से मदद मिली। और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी जो हैं उनके बार बार ये राफेल गिरने की बात पर सवाल पूछना या फिर नुकसान कितना हुआ ये सब पूछना, क्योंकि इन्हीं के लिए विदेश के जो दुश्मन देश हैं वो जासूसी किया करते हैं, मतलब दुश्मन ये जानने के लिए कि आपके देश का कितना नुकसान हुआ है, इसी के लिए तो वो जासूसी करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस ने उसके बाद ये रणनीति बनाई, लेकिन ये रणनीति बहुत ज़्यादा कामयाब होती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि लगातार देश के लोग अगर हम लोग देखें तो उन्होंने इस बात को मानने से मुझे लगता है कि इनकार किया था कि कोई इस पूरे युद्ध के बीच में सरकार की तरफ से कोई कमी रही। सरकार के ऊपर जो प्रेशर्स होंगे उनको सरकार ने बेहतर तरीके से डील किया, ये देश के लोग मानते हैं। और जो शुरुआती जो समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक थे, उनका गुस्सा ज़रूर दिखाई दिया था उस अचानक किए गए युद्ध विराम के साथ, लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इस बात को माना कि ये जो कार्रवाई है, इतनी बड़ी कार्रवाई भी मोदी सरकार ही कर सकती थी। तो आपने देखा कांग्रेस का वो दांव विफल हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने ये कोशिश की कि वो दूसरा हमला प्रतिनिधिमंडल में जा रहे सांसदों को और अपने जो उनके सदस्य थे उनको शामिल करने के लिए कुछ नाम दे, और जब वो नहीं लिया जाए तो ये कहा जाए कि अपने लोगों को, लेकिन ये भी कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं था। और अब मुझे लगता है कि ये संकट कांग्रेस के अंदर गहराता जा रहा है कि वो बिहार के चुनाव तक क्या नैरेटिव सेट करे, क्या चीज। तो आप देखेंगे बिहार वो इलाका है जहां किसी जमाने में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। जहानाबाद जेल से दिन दहाड़े 1500 कैदियों को जेल पर हमला करके छुड़ाना किसको याद नहीं है। उनके कई शहरों में, कई हिस्सों में, नवादा जैसे जो शहर थे वहां तक आतंक जो नक्सलवादी हैं वो सीधे पहुंच जाते थे। और अगर हम किसी एक बड़ी उपलब्धि की बात कर रहे हैं, अगर पूरा देश इस समय किसी बड़ी उपलब्धि की बात कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से नक्सलवाद उन्मूलन को, जो पहले सिर्फ एक सपना हुआ करता था, उसको वास्तविकता में तब्दील कर दिया है। और अब ये हर कोई मानने लगा, यानी ये विपक्ष भी मानने लगा कि हाँ ये संभव हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा एक इंटरव्यू अमित शाह का मैं देख रहा था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से इसका जो तिरुपति से लेके पशुपतिनाथ तक का कॉरिडोर, यानी आप ये सोचिए तिरुपति आंध्रा से शुरू करके इसको नेपाल तक एक लंबा लाल गलियारा जिसको कहा गया, ये बनाने की पूरी तैयारी थी और ये बन रहा था। लोग अगर हम देखें तो बहुत सारे सुकमा से लेके तमाम अलग अलग जगह पर देश के कितने से जिले जो थे उनको हम लोगों ने नक्सलवाद से पीड़ित होते हुए देखा। 123 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब 6 जिले महज नक्सल प्रभावित रह गए। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है अमित शाह की, जिसको मुझे लगता है बिहार में पार्टी चुनाव के वक्त भुनाएगी, जिसको पार्टी इस बात के लिए देगी क्योंकि बिहार का एक बड़ा हिस्सा कभी नक्सलवाद से पीड़ित होता था। ये एक कारण हो सकता है कि क्यों ये तैयारी कर रही है। कुकी और मैतेई के बीच में अगर ये जो हिंसा 2023 में शुरू हुई थी मई में, उसमें अगर हम लोग कहें कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद जिस तरह से शांति वार्ताएं चल रही थी उनका कोई कामयाबी नहीं दिख रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी
अलग अलग राज्य समय में मणिपुर में हिंसा हुई और उसको लगभग 1.5 से 2 साल संभलने में लगता रहा। लेकिन इस बार जिस तरह से समस्याओं को बढ़ने न देने के अप्रोच की बजाय समस्याओं को समाप्त करने की गृह मंत्री अमित शाह की जो उनका अपना जो बयान है वो इसी तरह का बयान है कि पहले की सरकारें समस्याओं को बढ़ने नहीं देना चाहती थी, वो उसको वहीं रोकने की कोशिश करती थी। उनकी प्लानिंग जो रहती थी वो इसके इर्द गिर्द रहती थी। जबकि अब की बात करें तो हमारी सरकार ने समस्याओं को समाप्त करने की नीति शुरू की थी और यही कारण है कि वो अब इसको मार्च 2026 में इस पूरे जो नक्सल का जो मूवमेंट है, जो नक्सल की समस्या है उसको खत्म कर देने की बात न केवल कर रहे हैं बल्कि वो उसको करते हुए दिख भी रहे हैं। इसमें एक इंटरव्यू को मैं गौर कर रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको आसानी भी किस तरह हुई, ये भी एक कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बड़ा धक्का हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई यानी भूपेश बघेल की सरकार आई तो उस वक्त जो सरकारी अभियान थे वो धीमे पड़ गए थे। जो नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी सुरक्षा बलों की, उनमें एक ठहराव आ गया था। लिहाजा बाकी तमाम देश के नक्सल भागकर छत्तीसगढ़ पर पहुंच गए जहां बाकी सब राज्यों में बीजेपी जो पार्टी की सरकारें थी और या फिर बीजेपी सहयोगियों की पार्टी थी वो बहुत तेजी से उन पर अटैक कर रही थी। लिहाजा वो बचाव के लिए यहाँ पहुंचे और अमित शाह अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमको इसका ये फायदा मिला कि वो सब एक जगह मिल गए और उसमें हमको निपटाने में उनकी बड़ी पुलिस ब्यूरो के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके फोटो तक हासिल नहीं कर पा रही थी सरकारें, उनको निपटाने में एक बड़ा वो हुआ। हम लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो अमित शाह हैं वो इस समय जो एक भाषा और एक उस पर भी मैं अमित शाह पर हमला करने की बात कर दूंगा क्योंकि वो असफलता के तौर पर दिखाना चाहती है क्योंकि उसको अगर वोट चाहिए या एक नैरेटिव बदलना है तो उसको दो लोगों को विफल दिखाना होगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी, और चूंकि जब चुनाव प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उस राष्ट्रवाद की लहर पर सवार हैं जिस पर कोई भी आरोप उन तक टिक नहीं सकता है। कम से कम इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, चुनाव तक क्या होता है लोग जब जानते हैं कि ये देश बहुत ही शॉर्ट मेमोरी का देश रहता है, तो चुनाव तक क्या होगा वो नहीं। लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी बाकी तमाम नेताओं से अलग खड़े दिखते हैं, उन पर कोई भी आरोप अभी टिकता हुआ नहीं दिख रहा जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी। अब लिहाजा इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिस पर अगर कांग्रेस चाहे घेरना चाहे और ये विफल साबित कर दे तो फिर उसको लगता है कि उसको बहुत उम्मीद होगी और वो उन दोनों को ही रखना चाहती है। उनके बेटे के सहारे आपको मालूम है क्रिकेट के उसमें जय शाह को जिस तरह से अब कामयाबी मिल रही है, अब इसको बहुत सारी चीज़ों में घेरा जा सकता है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ, जिस तरह से एक परिवारवाद की बात है उसमें ये बात ज़रूर शामिल हो सकती है क्योंकि जय शाह मुझे नहीं लगता कि वो ये जानते होंगे कि जो वजन है बल्ले का वो कितना ज़्यादा होता होगा। अब तो खैर जान गए होंगे, अब उनके बाहर एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उन्होंने शायद ही किसी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में भी कभी हिस्सा लिया होगा और ये लगातार इस देश की मांग है कि जो लोग इन संघों में रहें वो कम से कम खिलाड़ी तो रहें, उन्होंने किसी लेवल पर खेला हो। तो ये कांग्रेस इस चीज़ को जानती है और वो इसीलिए उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है और उसने अपने शब्दों का चयन भी इसीलिए किया। डिसग्रेस हैं, रिडिक्यूल्स हैं, मजरबल हैं, ये सब चीज़ें वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो जो हमले की जो सीधे सीधे व्यक्तिगत हमला है उसको जोड़ रहे हैं। लंबे समय से आपने देखा होगा सरदार पटेल को जैसे लगता है कि बीजेपी के ही पार्टी में शामिल कर लिया हो। बीजेपी ने उनकी केवड़िया में जो दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है अब वहाँ व्यापारिक तौर पर सक्सेस भी मिल रही है। तो लिहाजा उसको भी कांग्रेस इस पर अटैक करना चाहती है और अगर धारा 370 के हटने को बीजेपी अपनी तरफ, बीजेपी के पास ये एक ऐसा कार्ड है जो इस देश की जनता को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके दिल से छूता है क्योंकि वो एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान इस पर बात करती थी, उनके उस नारे के साथ वो जुड़ चुकी थी। लेकिन अब हमको लगता है कि इसी पर जो हमला नहीं कर पा रहे उनको पहलगाम के आतंकियों का पर ये एक बड़ा सवाल है, ये देश के लोगों का भी सवाल है कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकियों को नहीं पकड़ पाई हैं। तो कांग्रेस उसका इस्तेमाल करके उसको सवाल को सही तरह से उठा रही है, लेकिन वो चुनाव से पहले घेरने के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ी कोशिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य का ये मसला सिर्फ कानून व्यवस्था की बात को ये दिखाने के लिए कि अमित शाह जिसको सबसे बड़ा ताकतवर अपना फोर्ट मानते हैं वो मुझे लगता है कि उन्हें
वही उनका कमज़ोर बताने के लिए कोशिश कर रही है कि कांग्रेस उस पर अटैक करे। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी आगे जाएगी, क्योंकि अमित शाह अपनी किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ते नहीं। हालाँकि वो ये मानते हैं कि विपक्षी इस समय ऐसे आरोप लगाते हैं, वो इस तरह के आरोपों का अमूमन जवाब नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है आज जिस तरह शुरू हुई है, हम इसको कल की सिवान से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में किए गए अटैक के बाद की वो मानते हैं। उन्होंने कुछ तो कहना था। और एक और टिप्पणी मुझे याद आ रही है, चूँकि इस वाली परिचर्चा को मैं आगे करूँगा। कांग्रेस नेता को लगता है पूरा ब्रह्मांड उनकी वजह से चल रहा है, ये उनकी समस्या है। हमारी सरकार तो शुरू से ही गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम कर रही है, ये अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने जब उनसे एक सवाल भी किया गया था कि ये जो आपने जातिगत जनगणना की वो की है, उसके लिए आपने उसमें उसका नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि भई ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का वादा है। तो ये कौन आदमी ये सोच सकता है कि उसमें जातिगत सर्वे नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग मुझे, चूँकि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर करता रहा और मेरी जितनी भी मुलाकातें गृह मंत्री अमित शाह से हुई, तो मैंने एक बात तो नोट की कि वो पूरा जवाब देने में एकदम सीधे शार्प तरीके से और ब्लंट हैं। उनको कोई मतलब वो औपचारिकता नहीं आते। जैसे उनसे पूछा गया अभी एक इंटरव्यू में कि जो जस्टिस शेखर हैं वो और जस्टिस वर्मा, इन दोनों के बीच में अंतर क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने एक कहा कि एक वैचारिक मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखना है, और एक जो मसला है वो कंडक्ट से जुड़ा हुआ है जिस पर अब महाभियोग आएगा, जिसको आगे बढ़ाया है। तो ये अगर उनको नहीं आता है, वो नहीं जानते हैं, वो इस बारे में अगर उनको कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो इस तरह से अपने जवाब देते हैं, और यही बात मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये परेशानी हो सकती है। और अब उन्होंने अपनी रणनीति थोड़ा सा बिहार के चुनाव से चेंज की है कांग्रेस ने, और वो कोशिश कर रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह को इसलिए रखे कि कहीं नक्सल उन्मूलन और इस देश की इंटीरियर सिक्योरिटी की सफलता जो है बिहार में, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से सवाल होता है, जंगल राज भी है, तो मुझे लगता है कि ये नई रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। चलिए हम अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, चूंकि फिर मैं ईरान और इजराइल के बीच में जाऊंगा, क्योंकि बाकी हमारे पास सॉफ्ट खबरें इस वक्त हैं जो बहुत उस तरह से है। तो नई एयर स्ट्राइक मिसाइल सुबह जो 2:30 बजे के समय था, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। तेल अवीव, रमात गान, होलन और यरूशलेम में जो एयर अलर्ट के जो सायरन है वो बज रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कई चैनल्स और अखबारों के इस समय वहाँ रिपोर्टर मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं और बता भी रहे हैं किस तरह से एक बड़ी आबादी उन सब में, जो रेलवे के स्टेशन है उनको इसी तरह तैयार किया गया था। ये एक बड़ा, चूंकि इजराइल हमेशा से इस पूरे समय में अगर हम लोग गौर करते हैं तो वो अपने आप को एक तैयार करता रहा। उसको मालूम है कि वो दुश्मन देशों के बीच में बसा हुआ एक ऐसा है जो दुश्मनी का महासागर है, उसमें एक छोटा सा द्वीप है, उसको जिंदा रहना है तो उसको हर वक्त तैयार रहना होगा। इसीलिए वहाँ उनकी जो भी सुविधाएं बनती हैं वो जो हैं इस तरह तैयार की जाती हैं कि वॉर टाइम में उनका शरणगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह से इस वक्त उनको स्टेशंस में आप देख सकते हैं, तमाम जगह पर आपको अलग अलग विजुअल्स भी मिल रहे होंगे। तो ये हुआ। और अब ये जो आयरन डोम है, इस पर बहुत सारी मिसाइलें उसने इंटरसेप्ट की हैं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईरान ने मिसाइलों का अटैक किया है। उसने माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी कुछ मलबे आवासीय इमारतों में आग लग गई है जो मिसाइलें पहुंच गई हैं। खास तौर से हॉलोन में एक 3 मंजिला बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये एक बात आपको नोट करनी होगी कि ये ईरान, इस पर मैं बहुत लंबा आपके साथ डिबेट कर भी उसके साथ विश्लेषण कर चुका हूं, लेकिन एक बड़ी चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ईरान लगातार इजराइल के मेनलैंड में, चूंकि एक तो इजराइल बहुत छोटा सा हिस्सा है, उस पर पहुंचकर और वहां जो भी मिसाइल गिरती है तो नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि आबादी घनी है। तो लिहाजा इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ईरान नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। और ये बात लगातार अब कही जा रही है कि इजराइल अगर एक हफ्ते तक ईरान इसी तरह से अटैक करता रहा तो इजराइल के पास जो एंटी मिसाइल रिसेप्टर्स हैं या जो उसका आयरन डोम है उसके अंदर उसके पास उसकी कमी हो जाएगी या वो खत्म हो सकता है। यानी एक हफ्ते का टाइम ऐसा है जिसमें इजराइल को या तो ये हासिल करना होगा या इस युद्ध को पूरी तरह से जीत
इतना होगा ताकि वो ईरान की जो मिसाइल हमले की कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर सके। ये बहुत ही बड़ी मुझे लगता है कि चुनौती अब इज़राइल के सामने है, क्योंकि इज़राइल लगातार अटैक ज़रूर कर रहा है और हवाई हमलों से कोई भी परमानेंट विक्ट्री अभी तक नहीं हुई। मैंने कल के उसमें बताया था, तो इज़राइल ने पलटवार किया है, ईरान मिसाइल व न्यूक्लियर प्रमुख सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की। तेहरान, रफ्त, इस्फ़हान, कास्पियन क्षेत्र में मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च बेस उन्होंने जो सारे हैं ठिकाने हैं, वो मृतकों की संख्या अभी तक उतनी ही आ रही जो 640 के करीब ईरान में है और उधर 24 से 28 इज़राइल के हैं। लेकिन अभी अब हम इन आंकड़ों को ये पूरा विश्वसनीय नहीं मान सकते, अब ये आंकड़े बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के अटैक हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। हालाँकि ईरानी मिसाइलों से जो 31 लोग घायल हुए हैं, वो हाइफा में 2 गंभीर और होलोन में बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। तेल अवीव के अगर हम लोग ये सारे हमले देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, चूँकि जो भी विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, उनके हिसाब से अब लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इसको अगर हम लोग देखें। ये और जो कल मुलाकात हुई है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे, तो उसमें भी अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि अब कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ईरान का हमला हमारे लिए वो है, और ईरान पर जब तक हमला रहेगा हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। और इज़राइल ने इसको साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की न्यूक्लियर पावर क्षमता रहेगी, हम उस पर अटैक करते रहेंगे। ये वहाँ के राजदूत ने यूएन में साफ कहा है इज़राइल के, डेनिनो ने, जब तक कि हम तब हमला रोकेंगे जबकि इज़राइल की न्यूक्लियर खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये लड़ाई जो है अब लंबी बढ़ रही है। आईडीएफ के चीफ याइल ज़मीन ने कहा है कि ये अभियान सबसे लंबा और सबसे वैश्विक हो सकता है, यानी एक चुनौती है। एक उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की कि ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, वॉर का दायरा बढ़ सकता है। और ये लोग कह रहे हैं, ख़ास तौर से अब ये कह रहे हैं कि इज़राइल जो है अब अमेरिका से मांग रहा है वो हथियार मौत, ताकि फोर्डो को ख़त्म करके इस लड़ाई को अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ रहा है और इज़राइल में इसका नुकसान और प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं। इज़राइल को अगर आप गौर करते हैं तो 60 से दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा राज्य है जो अपने जीडीपी का एवरेज वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। ये लंबे समय से उस देश का है, बल्कि 60 से अगर आप डाटा गौर करेंगे तो वो 22 से 27% तक जाता है। कई बार तो वो लगभग 30% को छू लेता है। टोटल जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उस राज्य को अपनी डिफेंस के लिए सारा पैसा व्यय करना पड़ता है। नेतन्याहू ने तो साफ कहा है कि जब तक ऑपरेशन लाइन की ज़रूरत राइजिंग लाइन की ज़रूरत होगी वो जारी रहेगा। अब मुझे लगता है कि मध्यस्थता की बातें तो नहीं हो रही हैं अब उसमें, अब तो सिर्फ लड़ाई की है और वो कोशिश कर रहे हैं। ईरान जो अमेरिका की बैकडोर पॉलिसी है, जो बातचीत चल रही है बैकडोर चैनल से, उससे कोई रास्ता निकलेगा तो वही कुछ बात होगी, क्योंकि अब ये तो मान चुके हैं कि देश की ये जब तक इसराइल इसकी परमाणु क्षमता को खत्म नहीं करता तब तक वो अटैक करता रहेगा। और इस युद्ध के बीच में 97% ईरान से जो है वो कट चुका है, अगर हम ये कहें कि जो इंटरनेट है वहाँ से कट चुका है। और इसीलिए आपके पास उस तरह की जो खबरें हैं उस तरह की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर वही जो मैं अक्सर नदियों को लेकर बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 21,000 किलोमीटर के सफ़र में नदियों को देखा इस देश की, उनसे कैसे इस देश का जीवन चलता है, कैसे इस देश की संस्कृति का प्रवाह होता है। चाहे वो चेन्नई के पास से दौड़ती मदुरई में वेंगई नदी का वो खूबसूरत सा फाट हो, जिसके अंदर बीच में खड़े होकर पानी की कमी को हमने देखा, या फिर उबलती उफनती कावेरी नदी कितनी खूबसूरती के साथ दिख रही थी। तो उस समय में अब एक लंबे समय से बात हो रही कि हमारी नदियाँ मर रही हैं, और नदियाँ मर रही है तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं सनातन खत्म हो जाएगी। ये एक लोगों को अंदेशा होता है, क्योंकि फिर जो संस्कृति है वो उन नदियों से नहीं है, वो किसी और चीज़ से निर्मित हो रही है। और चूंकि नदियों के साथ निश्चितता है, आपने सुना होगा कि गंगा जब तक बहेगी तब तक इस देश में सनातन रहेगा, इस तरह की बहुत सारे गीतों में आपको सुनाई देगा। अब जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कुछ समय से ये काम शुरू किया था, हालांकि अलग अलग जगह पर इस पर काम हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने इसको एक आम आंदोलन के तौर पर लेने के लिए कहा, और हर एक जिले से एक नदी को पुनर्जीवित करने का एक टास्क उन्होंने तमाम लोगों को, अपनी टीम को भी दिया। अब इसी कड़ी में जो अयोध्या की एक बेहद खूबसूरत सी नदी तिलौदी
तिलोद की जो कभी राम वन गमन पथ से जुड़ी थी, यानी उसका पौराणिक, ऐतिहासिक और हमारा धार्मिक महत्व है। बहुत सारे लोग उस नदी के बारे में नहीं जानते होंगे। इसको तिलोद की गंगा कहा जाता था और ये नदी माफ़ कीजिएगा, ये नदी जो है अयोध्या के ग्रामीण अंचल के लोगों को उनको मालूम है, उनके गीतों में भी है। ये लगभग 46 किलोमीटर की होती थी और इसको जो है रुदौली से शुरू होती थी, बस्ती के रुदौली जिले से शुरू होकर और फिर गांव से बहती हुई अयोध्या के और आखिर में आके माँ सरयू में फिर मिल जाती थी, यानी फिर सरयू नदी के साथ बहने लगती थी। ये नदी मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी के जो अगर नक्शे और तमाम सर्वे देखते हैं तो उनमें बाकायदा पूरी तरह से एक नदी के रूप में मौजूद है। लेकिन पिछले 60-70 सालों में जैसे जैसे शहरीकरण और खेती का फैलाव होता चला गया, वहाँ तिलोद की सिकुड़ती चली गई, क्योंकि आप जानते हैं पहले नदी कैसे मरती है, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक दर्द का बायस होता है। अगर आप उस नदी के साथ आपने अपना जीवन जिया हो तो आप समझते हैं कि पहले नदी का कैचमेंट एरिया लोगों का लालच उसको खाता है, फिर धीरे धीरे नदी की धारा खाता है और फिर नदी के आने वाले सोर्सेज के रास्ते में कुछ ना कुछ बनता चला जाता है। नदी की धारा खत्म होती है और धीरे धीरे उस पर एक जंगल उगाता है जो मकानों का, ईंटों का, कंक्रीट का होता है। तो उस पर इसमें अवैध कब्जे शुरू हो गए। उसके बाद जल संग्रहण जो इसका एरिया होता है वो सूखने लगा, क्योंकि आप फिर नदी से ही आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि सीधा नदी में पाइप डालकर लोग जो है किसान उसका सीधा ये देखने की बजाय कि उसका किस समय में कितना उसके अंदर जल आता है, इसको देखने की बजाय उसको सूखने की हद तक उसका शोषण करते हैं। तो ये अब कई जगह गंदगी नदियों में गिराते जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बहा देगी, लेकिन जब गंदगी नदी के बहाव से ज़्यादा हो जाती है तो फिर नदी वहीं मर जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तिलोद की नदी है, ये भी अब एक सिर्फ नाम रह गया, धाराहीन है, कोई पानी नहीं, सूखी। और इसमें तो इसको उत्तर प्रदेश की जो नई योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर के तहत ये इसको पहले चरण में 7 किलोमीटर की सफाई का काम इसको जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी इस पर चल रहा है। इसमें जन संसाधन विभाग और नगर निगम ने मिलकर सिल्ट हटाकर जल प्रवाह को वापस बहाल करने की कोशिश जो है चल रही है। इसके अलावा इसके किनारों को मजबूत किया जा रहा है ताकि रेखांकित किया जाए और उसमें कोई ना हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों को जोड़ने की कोशिश है, यानी उन लोगों को ये बताने की कोशिश है कि ये नदी जो है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपके पूर्वजों के जो अंदर दौड़ता हुआ रक्त है वो इस नदी के पानी से बना है, तो लिहाजा ये आपके घर, परिवार और खेतों की तरह आपकी ज़िंदगी का एक अनिवार्य अंग है, ताकि ये पुनरुद्धार जो किया जा रहा है ये टिक सके। क्योंकि कई बार ये कोशिश होती है और फिर वापस आप देखेंगे लोग उसके अंदर घुस जाते। सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान करने की कोशिश की जा रही है। नदी के किनारे मंदिर और घाटों की पुनर्स्थापना से जो एक तीर्थ का आइडिया है, जो धार्मिक जो संस्कृति की वजह से नदियाँ और तमाम चीज़ें बची रही, उसको वापस किया जा रहा है। जल संग्रहण क्षेत्र यानी जो कैचमेंट एरिया होता है उसको फिर से हरा भरा किया जा रहा है, ताकि एक तो पूरे इलाके में उससे हरियाली बढ़े, पानी का स्तर ऊपर हो और इससे जल स्तर भी बढ़ेगा, किसानों को फायदा हो। कोशिश की जा रही है कि इसकी सफाई, हरियाली और इसके किनारे किनारे एक पर्यटन की राह दिया जा सके, तो ये एक बड़ी है। अगर हम लोग बात करें तो तिलोद की उन 100 से ज़्यादा नदियों में से एक है जो लुप्त नदियां हैं। सई नदी जो मैंने आपको रायबरेली प्रतापगढ़ की कभी गंगा की सहायक नदी थी, आज प्रदूषित है। वरुणा मैं बता चुका, गंगा से जुड़ने वाली ये नदी भी वरुणा और असी यानी वाराणसी की जो नदी, ये भी नाली और अतिक्रमण से बर्बाद हुई है। पांडु नदी औद्योगिक कचरे से मर चुकी, कानपुर की नदी, अर्धावती, बेलन, तमसा, ये तमाम नदियां हैं जो खतरे में हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है जिस पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये तिलोद की गंगा का पुनरुद्धार जो है सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं रहेगा, ये हमारी स्मृतियों को, संस्कृतियों को सहेज कर भविष्य के साथ रिश्ता जोड़ने की एक प्रोसेस होगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है, हजारों साल से बहती हुई परंपरा को बचाए रखना, इसको एक बड़े उसके तौर पर हम लोग देख सकते हैं। एक और बड़ी मुझे लगता है कि समय तो अब काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बातचीत आज करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पूरी तरह से हमने देखा कि जैसे ही ये शुरू होता है कि फ़िलिस्तीन में या गाज़ा में या किसी भी जिसमें इज़राइल या अमेरिका का कोई हिस्सा शामिल होता है,
तो उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि एक ख़ास किस्म के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उसके बाद वो हमला बोलने लगते हैं और उनके जो नारे होते हैं, अगर आप उन नारों का विश्लेषण करते हैं, आप उन सब के ग्रुप्स को देखते हैं, तो आपको ये साफ हो जाता है कि ये क्या, इसका एजेंडा क्या है। अगर हम लोग इसमें देखें, कल 2 अलग-अलग जगह पर 2 बड़े, एक तो लेफ्ट के जो समर्थित संगठन हैं, जो छात्र संगठन हैं, उन्होंने सड़कों पे उतर कर विरोध किया हैदराबाद में और अमेरिकन उसका विरोध किया, अमेरिका के समर्थन का। उसी तरह से एक तमिलनाडु में संगठन ने इज़राइल के ईरान पर हमले का विरोध किया। तो अगर हम इनकी भाषा को देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से अपनी भाषा और उसको देखते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है। एक छोटा-सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरी उम्मीद थी कि मैं इस पर एक बड़ा वो बनाता, लेकिन हमारा समय ज़्यादा हो गया है। वामपंथ और इनके सड़क पर उतरकर मानसिकता क्या होती है। जब भी भारत में इज़राइल, फ़िलिस्तीन को लेकर युद्ध भड़कता है, तो जो लोग सड़क पर आते हैं, 2 तरह की प्रतिक्रियाएँ आपको एक साथ दिखाई देती है। वामपंथी छात्र संगठन और राजनीतिक दलों का विरोध, मुस्लिम धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा धर्म के आधारित विरोध। अगर हम इन दोनों में कई सारी समानताएं हैं, एक तो इनकी अंतर कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति रणनीति क्या है, भाषा क्या है, वैचारिक है, तीनों पर देखते हैं। तो वामपंथी जो नैरेटिव होता है, उनका शुरुआत होती है, हम अमेरिका इजराइल के नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं। यानी औपनिवेशिक विरोध करना, दमन का प्रतिरोध, जन संघर्ष, शांति, प्रतिरोध आंदोलन, ये सारे शब्द आपको हवा में गूंजते दिखाई देंगे। बहुत सारे आपको इनके स्थान मालूम है, जेएनयू, जादवपुर, एएमयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रांची, दिल्ली, ये तमाम जगह, सीपीआई, एसएफआई, एआईएसआर, एसयूसीआई, डीएफआई, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं और इस संघर्ष को वो क्लासिकली वामपंथी जो नैरेटिव है उसमें लाया जाता है। शोषित बनाम शोषक, ये दमनकारी बनाम जनक्रांतिकारी, ये सब आपको दिखाई देगा। और इज़राइल हमेशा उनकी नज़र में एक सांप्रदायिक उपनिवेशिक शक्ति रहता है। उसके लिए उनका कोई भी चीज़, शांति का एक उपयोग जो है एक विरोधी शब्द के रूप में होता है, कोई संतुलन उसमें नहीं दिखाया जाता। आप देखेंगे हमास के नागरिकों ने पीछे से छिपकर मिसाइल दागी नागरिकों पर, और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट्स की बौछार उनके साथ जो हुआ, उस वक्त इससे ये मौन कभी नहीं टूटता, ये नैरेटिव नहीं। अगर हम उस दूसरी संगठन की बात देखें, तो मुस्लिम जो संगठन इस तरह के मसलों में उभर के आते हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमात उलमा हिंद, मरकज जमात अहले हदीस एमजेके, जो चेन्नई का जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं कल, जिस पर यह खबर हुआ, मालेगांव, मुंब्रा, पटना, चेन्नई, हावड़ा, हैदराबाद, ये जगह आपको दिखाई देंगी जहाँ ज़्यादा है। और शुरुआत होती है कि मस्जिद अल-अक्सा को बचाओ, वहाँ से हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ज़ायोनी आतंक मुर्दाबाद, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा लगने वाले नारे होते हैं। और इसमें सारे तमाम उम्मा के एकजुट होने के नारों को देखा जाता है। इसमें पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम पीड़ित जो एक थीम है, उस पर ये पूरे आंदोलन खड़े होते हैं। और तमाम जगह पर धार्मिक तमाम जो उनके किताबें हैं, चाहे वो हदीसें हों, उन पर चिकरा और किबला को लेकर अक्सर सभाओं में इस्लामी नारों के साथ राजनीतिक बातें रखी जाती हैं। अमेरिका, यहूदी और काफिर का जो उनका साथ देने वाले काफिर हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव धर्म केंद्रित नारों से भरता है। इसमें कोई चीज़ आईएसआईएस, तालिबान या उनके खिलाफ ज़बानी जमा खर्च रहता है, और जैसे ही ये शुरू होता है तो वो तमाम लोग उतर के आ जाते हैं। इन दोनों में आप देखेंगे औजार लगभग एक जैसे हैं, नारे, मोर्चे, प्रदर्शन, ये लेकिन अलग-अलग नैरेटिव कोशिश करते हैं बाँध दें। और जब आम नागरिक इन प्रदर्शनों को देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, इज़राइल गलत है, क्योंकि हर तरफ से यही कहा जा रहा। उसी तरह से लेकिन जब भी आप इसकी डिटेल्स में जाएँगे, आपको लगेगा कि ये एक यहाँ की राजनीति को साधने के लिए उन सब का इस्तेमाल है। तो मुझे लगता है कि वामपंथ और उस विरोध सिस्टम भाषा को धर्म को ढकता है, और वो दूसरा तमाम चीज़ें और में ढुकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नैरेटिव है जिस पर बात की जानी चाहिए। आज हम लोग इस पर इतनी ही बात करेंगे, आगे फिर इस पर चर्चा करने के लिए किसी और दिन चुनेंगे। कि एक बहुत आज लंबा डिबेट इस पर था मेरा, लेकिन बड़ा हो गया, इस पर फिर बात करेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अक्सर रात में देर से डालने की बातचीत होती है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्या हम उसको सुबह डालें, लेकिन हम एक दिन में 2 वीडियो डालने की जो आप ही लोगों की जो एक आप ही लोगों ने जो सजेशन दिया था, उसी के आधार पर हम ये 2 वीडियो डाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम वीडियोज़ को जो आप शाम में देखते हैं उसको भी, और जो सुबह देखते हैं उसको भी
भी लाइक करेंगे, तब हमारी रीच बढ़ पाएगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।